Hello and welcome back to WM classes. So लास्ट वीडियोस में हम डिमांड एनालिसिस के कुछ पोर्शन कवर कर रहे थे. आज की क्लास में हम प्रोबेबली उसका लास्ट लेक्चर जो है वो फिनिश करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहने को एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर ये ठीक से आपको समझ आ जाए तो मैं कोशिश करूँगी कि शुरू के 2-3 मिनट में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब एग्जैक्टली है क्या है. बाकी फिर जो उसके पार्ट्स हैं वो हम फर्दर लेक्चर में क्लियर कर लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप सबको पता होगा कि एक इलास्टिक क्या होती है, राइट. इलास्टिक इज़ लाइक अ रबर बैंड जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, राइट. ठीक है, आप उसको खींच तान के लंबा भी कर सकते हो और उसको एकदम छोटा भी कर सकते हो. ठीक उसी तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो. जो चीज़ें आप खरीद रहे हो, जिन चीज़ों की आप डिमांड कर रहे हो, हाउ flexible you are about the things you are demanding. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है, ठीक है, देयर इज़ अ प्रोडक्ट, अगर कोई भी जो फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड, जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, वो उसका प्राइस हो गया किसी प्रोडक्ट का, आपकी इनकम होगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गए, और देयर मोर फैक्टर्स लाइक दैट. वो सब फैक्टर में से अगर किसी भी फैक्टर में चेंज आता है तो उसकी वजह से आपका उस चीज़ को लेने में क्या चेंज आएगा वो डिफ़ाइन करता है कि उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कितनी होगी. ठीक है, मेकिंग इट मोर ईजियर हम सीधा जो है एक किसी सिंपल सी एग्जाम्पल से लेके चलते हैं. से देर आर 2 प्रोडक्ट्स. वन इज सम मेडिसिन दैट यू आर कंज्यूमिंग, द अदर वन इज से कॉफ़ी. ऑल राइट, नाउ लेट्स से कि यहाँ पे कॉफ़ी पे प्राइस हाइक हो गया. ठीक है, गवर्नमेंट ने जीएसटी जो है वो बढ़ा दिया, कॉफ़ी पे हायर स्लैब पे लेकर गए. से अगर कॉफ़ी पे 40% जीएसटी हो गया, नाउ इट्स वेरी ऑब्वियस कि अ लॉट ऑफ पीपल विल कट द डिमांड ऑफ कॉफ़ी एंड दे विल कम बैक टू टी, बिकॉज नाउ दिस कॉफ़ी इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव. और ऐसा तो है नहीं है कि कॉफ़ी के बिना जो है रह ही नहीं पाएगा कोई. ठीक है, देयर आर अदर सब्सटीट्यूट्स एज वेल. कॉफ़ी में भी बहुत सारी जो है अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं. कुछ जो होते हैं थोड़े चीप वेरिएंट्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, सम आर इन द मिडल. ऑन द सेम हैंड देयर इज़ अ मेडिसिन. नाउ मेडिसिन इज़ अ लाइफ सेविंग ड्रग. अब हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो सबसे अहम है. अगर हमारे पास ज़िंदगी रहेगी तो बाकी सब चीज़ें हम खरीद लेंगे, पैसा भी कमा लेंगे, हम सब कुछ किया जा सकता है. लेकिन हेल्थ इज़ वेल्थ, तो सेम तरीके से अगर हमें अपनी ज़िंदगी बचानी है तो ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी. सच दैट सिंस इट इज़ अ लाइफ सेविंग ड्रग, अगर इसमें 50% जीएसटी भी लग जाएगा तब भी एनीबडी हु वांट्स दिस लाइफ सेविंग ड्रग विल स्टिल बाय इट. यहाँ पे डिमांड जो है इट विल बी लेस अफेक्टेड. इज दैट क्लियर? सो जिस भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो अगर चेंज हो जाए, उसको खरीदने के लिए आप फ्लेक्सिबल हो. कभी आपको लग रहा है कि ठीक है ले लेंगे क्योंकि फेवरेबल फैक्टर्स हैं तो आप ले रहे हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फैक्टर्स अनफेवरेबल हैं तो आप उसको नहीं ले रहे हो. इन दैट केस दैट प्रोडक्ट हैज़ अ elastic demand. That product will have a elastic demand. On the other hand, if there is a product
जिसका आपको पता है कि अगर बाकी जो फैक्टर्स, कोई भी चीज़ जो इफ़ेक्ट कर रही है उसकी डिमांड को, लेकिन तब भी आपको वो चीज़ लेनी ही लेनी है, यू आर स्टिल बाइंग इट बिकॉज आपकी जो है प्रेफरेंस उसको लेके बहुत ज़्यादा है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। इफ़ यू आर डिमांडिंग समथिंग जिसको आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, तो दैट विल हैव अ इन इलास्टिक डिमांड। नाउ सी, कहने को तो दिस वी आर सीइंग दैट गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड 40% GST फॉर sin goods, right? But this will have both negative and positive impact. Positive and negative impact. Now sin goods कौन से goods होते हैं which are bad for the health, right? जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. For example tobacco products, for example alcohol. Now see what is going to happen. अब there is a positive impact as well, that since 40% of GST will be applied to tobacco products, तो उसकी वजह से these tobacco products will be very much expensive. Now some people will think कि यार अब हमें इसको quit कर देना चाहिए since it is very much expensive. ठीक है, so there will be a thought. So there is a probability कि around 10% population जो है वो ट्राई करेगी कि आइदर वो इसकी जो कंजम्पशन है उसको डिक्रीज़ करें या फिर उसको स्किप करने की कोशिश करें, राइट? बट ऑन द अदर हैंड इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट दीज थिंग्स आर नॉट ईजी टू गिव अवे, ठीक है? तो अब सोचेंगे तो सब, लेकिन ये एक तरीके का नशा है, ठीक है? अब बहुत मुश्किल होगा छोड़ने के लिए, तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो उल्टी प्रैक्टिसेस जो है वो भी करेंगे. नाउ पीपल माइट स्टील, ठीक है, वो इलीगल प्रैक्टिसेस में जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे सो दैट दे में गेट दीज, ठीक है? ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो सकती है और people might go to the cheaper options जो health के लिए ज़्यादा hazardous है. Say if earlier people were buying some variants जिनमें high quality के filters लगे हो, say in case of cigarettes, but now since वो और ज़्यादा expensive हो जाएगी तो people में buy cheaper alternatives, right? तो उस वजह से यहाँ पे इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे. पीपल माइट स्टार्ट स्टीलिंग. तो देर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स. तो यहाँ पे ये जो हमारे सिन गुड्स भी हैं कहीं ना कहीं इनकी भी इनइलास्टिक डिमांड रहती है. प्राइस अगर इनका चेंज होगा भी, प्राइस इंक्रीज भी होगा, बट जिनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है वो तब भी कंज्यूम करेंगे, ठीक है? सो आई होप अभी तक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इलास्टिक डिमांड कौन सी है और इनइलास्टिक डिमांड कौन सी है. इनइलास्टिक डिमांड वो है जहाँ पे आपकी डिमांड जो है वो हर केस में जो है सेम रहेगी, वो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा किसी भी फैक्टर का. ऑन द अदर हैंड इलास्टिक डिमांड इज़ दैट किसी भी प्रोडक्ट की वो डिमांड जो कोई भी फैक्टर चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ऑल्टर करेगी, ठीक है, फ्लेक्सिबल होगी, तो वो आपकी इलास्टिक डिमांड होगी. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, types of elasticity. Types of elasticity and how they are measured. So the first type is price elasticity of demand. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ कि जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, क्या वो ज़्यादा इलास्टिक है या फिर इट इज़ इनइलास्टिक. देयरफॉर व्हेनेवर कस्टमर्स आर हाईली सेंसिटिव टू प्राइस, highly sensitive to change in price, then there will be high price elasticity of demand. That is,
दैट वुड बी इलास्टिक डिमांड, हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑन द अदर हैंड, अगर कस्टमर्स जो हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेके बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, दे आर इनसेंसिटिव, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनके डिमांड के पैटर्न में, तो देयर विल बी अ लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो मेजर करने का फॉर्मूला है वो क्या है? दैट इज सिंपली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे हम मेजर करते हैं कि अगर किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो चेंज हो रहा है, तो उस प्राइस के चेंज होने से कितना इफेक्ट पड़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड पे। सो वी आर मेजरिंग दैट इफ से 20% increase in price has happened for some product, then how much percent change will be seen in the quantity demanded for the same product। ठीक है, तो इसको आप आसानी से मेजर कर सकते हो by using this formula। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताने हैं तो दैट आई कैन डू इन अ सेपरेट वीडियो। अगर मैं यहीं पे करूँगी तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, यू कैन जस्ट टेल। बाकी ये बिल्कुल आसान सा है, आई थिंक अगर आप कोई भी देखोगे इसको सिर्फ सिंपल फॉर्मूला पुट करना है आपने और बहुत आसानी से निकल जाता है, ये कोई हाई लेवल का मैथमेटिक्स इसमें यूज़ नहीं होगा। ठीक है, सो द सेकेंड वन इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Cross elasticity of demand। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बेसिकली क्या होता है? इफ देयर आर say two related goods, these goods must be related। so related goods में they can be substitutes, they can also be complementary goods। so if एक प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है, तो उस इफ़ेक्ट का जो इलास्टिसिटी पे फ़र्क पड़ रहा है उसको हम मेजर करते हैं किससे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। अगर चेंज इन प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट causes change in the demand for other, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखते हैं। तो जब भी क्या होगा, कोई सब्सटीट्यूट होगा, ठीक है, तो किसी भी सब्सटीट्यूट का अगर प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है, एक अगर सब्सटीट्यूट का प्राइस इंक्रीज होगा तो जो उसका ऑल्टरनेटिव सब्सटीट्यूट होगा उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब ये सब्सटीट्यूट जो है इट इज़ एक्सपेंसिव। सो इफ प्राइस ऑफ substitute increases, the demand for the other good would increase। On the other hand, if the price of अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अगर किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा, इफ द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेज, देन द डिमांड फॉर अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगा उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, इट वुड डिक्रीज, क्योंकि दूसरा अगर एक प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो गया उसकी डिमांड कम होगी तो दूसरे प्रोडक्ट को वो अकेला तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड साथ में यूज़ होते हैं, तो दूसरा जो गुड होगा उसकी डिमांड जो है डिक्रीज हो जाएगी। सो अगेन जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको हम मेजर किससे करते हैं? इसके मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ मेजर्ड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी फॉर प्रोडक्ट से ए प्रोडक्ट अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर प्रोडक्ट बी। तो जो एक प्रोडक्ट है, से प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने से जितना परसेंटेज उसका चेंज हो रहा है, उसकी वजह से कितने परसेंटेज चेंज जो है क्वांटिटी किसी और दूसरे वाले प्रोडक्ट की इफेक्ट हो रही है, चेंज हो रही है। दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ थर्ड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछले कुछ वीडियोस में सम पीपल वर रिक्वेस्टिंग कि हमें इसका जो मटेरियल है साथ में वो भी चाहिए है रिवाइज करने के लिए। सो टुडे आई विल मेक श्योर कि मैं इसका पीडीएफ जो है वो भी आई सी की आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और साथ में मैं जो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे यूट्यूब चैनल का, उस पर भी आई मेक श्योर कि आई पोस्ट इट। सो इफ़ यू वांट द स्टडी मटेरियल यू कैन जॉइन इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो व्हाट इज़ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कि इनकम चेंज होने की वजह से कितना गुड का जो डिमांड है आपका वो इफ़ेक्ट हो रहा है। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट and income of the consumer. See, अब तक ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी भी, और क्लियर हो ना भी हो तब भी ये जनरल सी बात है क्योंकि हम इन सब चीज़ों को अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। वेन एवर इनकम को हम इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर वाई से डिनोट करते हैं। सो वेन एवर इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेज, तो जो उसकी जनरल ओवरऑल डिमांड होती है काफ़ी सारे गुड्स को लेके, जो भी वो हर मंथ या फिर अपने लाइफस्टाइल में कंज्यूम करता है, उन सब की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर वो पहले से 4 नंबर ऑफ क्वांटिटी किसी चीज़ की कंज्यूम कर रहा था, सो व्हेन द इनकम वुड इंक्रीज तो वो 5 और 6 भी हो सकती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ़ इनकम वुड डिक्रीज देन देयर वुड बी अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एज वेल। तो उसी तरीके से अब ये भी आपको पता होगा कि जो इनकम का इफ़ेक्ट है क्वांटिटी डिमांडेड पे, ये अलग अलग तरीके के गुड्स पे अलग अलग तरीके से है, जैसे नॉर्मल गुड्स और गिवन गुड्स। नाउ इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स अगर इनकम इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी, बट इन केस ऑफ गिवन गुड्स अगर इनकम इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, क्योंकि अब इनकम इंक्रीज हो गई है तो कंज्यूमर वुड वांट टू शिफ्ट टू समथिंग विच इज़ बेटर इन क्वांटिटी, जो उसको ज़्यादा थोड़ा सा लग्जरियस लगे, तो वो और बेहतर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश करेगा विच कैन इवन बी प्राइजी, क्योंकि अब वो उनको अफोर्ड कर सकता है। सो इन केस ऑफ गिवन गुड्स जब इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है। क्वांटिटी डिमांड इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि वो बेटर गुड्स की तरफ अब जो है बढ़ता है, ठीक है। सो बेटर गुड्स। नाउ हाउ इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measured? Income elasticity of demand is measured by the formula percentage change in quantity upon percentage change in income. कितने परसेंट आपकी इनकम चेंज हुई है उससे
कितने परसेंट चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ एक और इसका टॉपिक है, आई थिंक आज की वीडियो में उसको कवर करके हमें ख़त्म करना चाहिए, वो है कैटेगरीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैटेगरीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, अब बिल्कुल आसान तरीके से अगर हम इसको याद रखना चाहेंगे तो आई विल शो यू बाय अ ग्राफिक मेथड। आई विल से कि आप इस तरीके से याद रखो कि जो ये वाली हमारी रे है और से एक्सिस just wait, see if this is a graph, ठीक है, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। अगर जो हमारा डिमांड का कर्व है वो बिल्कुल वर्टिकल टू द y एक्सिस है, ठीक है, तो ये होगी परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और जब भी हमारा डिमांड कर्व जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस आ जाएगा, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नाउ सी, इसके पीछे अगर आप लॉजिक समझोगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे हमेशा x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड मेजर करते हैं और y एक्सिस पे हमेशा हम प्राइस मेजर करते हैं। नाउ वी आर सेइंग इन इलास्टिक डिमांड इज़ व्हेन जब कस्टमर जो है उसको सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी चाहिए, चाहे कोई भी फैक्टर जो है वो उसका इफ़ेक्ट हो जाए, प्राइस उसका चेंज हो, इंसान की इनकम चेंज हो, तब भी उसको वो क्वांटिटी उतनी ही खरीदनी है। सो सी, ये अगर से ये पर्सन इतनी क्वांटिटी खरीद रहा है तो ये हमेशा इतनी ही रहेगी, चाहे वो प्राइस लोवेस्ट हो या वो हाईएस्ट हो। सो देयर इज़ नो चेंज। जब देयर इज़ नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू एनी चेंज इन प्राइस और एनी अदर फैक्टर विच कैन अफेक्ट द डिमांड, तो हम बोलेंगे इट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। आई होप इट्स क्लियर। ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इसलिए है क्योंकि कोई भी चेंज होगा प्राइस में, इनकम में या सब्सटीट्यूट्स के किसी भी फैक्टर में, तो उसकी वजह से कस्टमर क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई असर नहीं ला रहा है। इसलिए हमेशा यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा, ये वर्टिकल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पे कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। अगर प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो इफ़ेक्ट होती रहती है। कोई भी चेंज होगा, थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ सकती है, और हो सकता है अगर उसका प्राइस चेंज अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, या जैसे इनकम भी है तो वो सारे फैक्टर्स थोड़े से भी चेंज आने से बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, इसलिए ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। हम यहाँ पे कोई मेजर एग्जैक्टली नहीं लगा सकते हैं कि कितने परसेंट चेंज आएगा, ठीक है। नाउ दीज वर द 2 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब हमारे पास 3 और डिग्रीज रह गई हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो जब हमारा डिमांड कर्व इस तरीके से बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है, इसका ये मतलब है जितने परसेंट आपका प्राइस या फिर किसी अदर फैक्टर में चेंज आएगा उतने ही परसेंट चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांड में भी आएगा। देन इट इज़ सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है।
आई होप इट इज़ क्लियर, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं था। अगर आपको परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड समझ आ गया तो बाकी 3 डिग्रीज आपके लिए समझना जो है बिल्कुल ही ईजी होगा। नाउ लेट्स सी द अदर 2 डिग्रीज। दिस इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ये जो है ये स्टीप जब हमारा डिमांड कर्व रहेगा तो इट वुड बी रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, और सिंपली यू कैन से इन इलास्टिक डिमांड कर्व। इन इलास्टिक डिमांड कर्व। यहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड कर्व का क्या मतलब है कि जब भी प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है या फिर कोई और फैक्टर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ तो रहा है, लेकिन दिस चेंज इज लेसर देन दैट द चेंज इन प्राइस। चेंज से हम इसी फैक्टर को कंसिडर करके जो है समझते हैं कि अगर चेंज इन प्राइस से 40% हुआ है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो 15% होगा या 10% होगा। तो जो रेस्पॉन्सिवनेस है टूवर्ड्स द चेंज इन प्राइस टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो लेस जब होगी देन इट वुड बी इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे कि जो हमारा लास्ट वाला डिग्री है इट इज़ लाइक दिस इज इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे क्या होगा, से अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस 40% है तो दिस कुड बी आइदर 50% और यू कैन से दिस कुड बी 45%, 42%। मतलब चेंज जो है यहाँ पे ठीक ठाक हो रहा है लेकिन बिल्कुल एक्सेसिव भी नहीं है। इट इज़ रिलेटिवली मोर रेस्पॉन्सिव टूवर्ड्स द प्राइस चेंज। सो आई होप आपको डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है सारी की सारी समझ आ गई होंगी। अब जैसे हमने इनकी डिग्रीज देखी हैं उसी तरीके से हम इनकी डिग्रीज का मेजर भी देख लेते हैं। इफ इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड तो वी से दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी। आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हो कि कितना चेंज आएगा, इट कुड बी एनीथिंग, मतलब जितना हो सकता है चेंज उतना आ सकता है, मतलब इन्फिनिटी तक जा सकता है चेंज इन प्राइस। ऑन द अदर हैंड जो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है उसका क्या रहेगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0, क्योंकि यहाँ पे प्राइस चेंज होने की वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, इसीलिए ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 रहती है बिकॉज देयर विल बी नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। नाउ कम्स द अदर 3 डिग्रीज। सबसे पहला हमारा आ गया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में ईपी जो है वो रहेगी 1, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा जितना परसेंटेज चेंज जो है प्राइस में आएगा उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में भी आएगा, इसलिए इट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1, वो काउंटर कर दी जाएगी। अगर 20% चेंज हो रहा है प्राइस में देयर विल बी अ 20% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाइस वर्सा। लास्ट की 2 डिग्रीज बची हमारी, वो आ गई रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड। सो इलास्टिक डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे ये हमेशा ज़्यादा रहेगी। से अगर परसेंटेज चेंज 40 हुआ है प्राइस में तो 42 हो सकता है क्वांटिटी डिमांडेड में, या फिर 60 हो सकता है, 80 हो सकता है। इट वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, नॉट equal to 1 or lesser than 1. Now inelastic demand में price elasticity of demand would be less than 1। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर से
प्राइस जो है वो 40% चेंज हो रहा है, तो इन जो इलास्टिसिटी वो क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आएगा वो हमेशा इट वुड बी लेसर देन 40%, ठीक है। 40% से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 40%। अगर इक्वल टू 40% होगा तो यूनिटरी इलास्टिक होगी। अगर वो लेस देन 40% आ जाएगा, से 30%, 25%, 20%, 15%, तो वो हमारी इन इलास्टिक डिमांड है। आई एम नॉट श्योर अगर मैंने ऊपर इस एग्जाम्पल में, ठीक है राइट, 42% कहा है। सो दिस कैन नॉट गो बियॉन्ड 40%, बिलो 40% और इक्वल टू 40%। मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, मुझे लगा मैंने इस एग्जाम्पल में आपको बोला है कि यहाँ पे ये 40 से थोड़ा सा लेस भी हो सकता है, बट आई एम श्योर मैंने नहीं बोला होगा। अब ये सब चीज़ें आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऊपर का कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो आपको आसानी से जो है आप बिल्कुल स्ट्राइक कर जाएगा आपको माइंड में। कई बार ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि जो इन इलास्टिक डिमांड है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी किसके बराबर रहेगी, इट वुड बी इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इन्फिनिटी और ज़ीरो। तो इस तरीके से ये आप थोड़ा सा इसको याद रख लेना। सो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है इतना। आई होप आपको समझ आया होगा। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मोस्ट सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाया जाए, सो दैट ईच लेवल ऑफ स्टूडेंट, जो लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी इजी रहे, और जो लोग एडवांस्ड जिनको ऑलरेडी पता है उनकी भी रिवीजन हो जाए। अगर जिसने ऑलरेडी ये सब पढ़ा है वो इसको 2x 2.5x पे भी जो है वो रिवाइज कर सकता है, और अगर कोई बिगिनर है बेसिक जिसको चाहिए तो आई होप उसके लिए ये लेक्चर अच्छा रहा होगा। इसी के साथ आई विल कंक्लूड टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।